हाँ जी बेटा, आज हम लेसन नंबर 14 पढ़ेंगे। गिल्लू। गिल्लू, सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो गया जो इस लता की सघन हरितमा में छुपकर बैठा करता था और फिर मेरे निकट पहुंचते पहुंचते कंधे पर कूद कूद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज रहती है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ से मिट्टी में मिल गया होगा। कौन जाने, स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चुकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कुएं एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि पड़ गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो घोंसले में गिर पड़ा और कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काक का काकटव्य की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने देखा, कोई की चोंच का घाव लगते ही वह बच नहीं सकता, अतः ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन ही मन उसे होले से उठाकर अपने कमरे में मैं लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगा दिया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ही नीचे लुढ़क गई। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों में पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर वो देखने लगा। 3-4 मास में उसके संदिग्ध रोए, धब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में एक रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। यही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच की मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता क्या समझता रहता। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब वह अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे तीव्र इच्छा होती थी, जिसका उसने एक उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पैर तक आकर सर के पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसे तेजी से उतरता और उसका वह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जाता जब तक मैं उसे पकड़कर ना उठाती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकल्प देखा करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता है कि काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसकी स्थिति में लिफाफे से बाहर आने वाले पंजों से पकड़कर वह उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन में एक प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले अपन आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते हुए देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना ही अब आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। आवश्यक कागज पन्नों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया,
मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर पैर से सर से फिर सर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से वह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर आने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और फिर दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूले झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ इतनी मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा मुझे समझ नहीं आता। गिल्लू इसमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। इसी बीच मुझे एक मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने अपने झूले की सफाई की उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता है कि उन दिनों वह अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता होगा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा एक नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप ही रहता और ठंडक में ही रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में ही वह मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जगाने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया, खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती थी और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी बसंती दिन जूही के पिताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था।